तो बच्चों, आज हमने प्रतिरोधों के संयोजन के विषय में पढ़ना है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि क्योंकि जो प्रतिरोध होते हैं इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो इसलिए हमें जितनी आवश्यकता होती है उसको हम मैनेज इस प्रकार से करें, उसको देखने के लिए हमको इसके संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो इनके बारे में हम बारी बारी से यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है श्रेणी क्रम का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, यानी कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के संयोजन को समझेंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसमें विद्युत धारा का मान समान हो, यानी कि जो भी प्रतिरोध जिनका भी हम संयोजन कर रहे हैं, अगर वो प्रतिरोध जो होते हैं उनमें धारा समान होती है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पर विद्युत धारा का मान इक्वल है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो संयोजन होते हैं, इस प्रकार के संयोजन में हम प्रतिरोधों को व्यवस्थित किस प्रकार से करते हैं ये हमने देखना है। तो इसमें जो होता है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के जो पहला सिरा होता है उससे जुड़ा रहता है, यानी कि दो प्रतिरोध हेड एंड टेल से जुड़े रहते हैं, एक का हेड होगा दूसरे की टेल होगी। यानी कि जैसे हम यहाँ पर समझें, ये है एक प्रतिरोध, अगर इसमें जुड़ेगा तो दूसरा प्रतिरोध यहाँ से जुड़ेगा, तो यानी कि इसमें एक प्रतिरोध का हेड हो गया और एक प्रतिरोध का टेल हो गया। तो इस तरह का जो संयोजन होता है इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो जैसा कि ये आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें जो हमारे जो प्रतिरोध है वो इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। देखिए R1 R2 R1 R2 R3, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। तो इस तरह से जुड़े हुए जो भी संयोजन होंगे ये संयोजन श्रेणी क्रम कहलाएंगे। और इनमें विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन समान धारा प्रवाहित होती है। धारा कैसी होती है, समान धारा, यानी कि प्रत्येक में जो धारा होगी वो समान होगी। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं, अब इनके संयोजन को हम जोड़ते किस तरह से हैं और इसका एक डेरिवेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में तो तीन प्रकार के जो हमारे प्रतिरोध हैं, हमने तीन प्रतिरोध लिए थे, R1 R2 और R3, जैसा कि चित्र में दिखाया था, और उसमें समान धारा प्रवाहित हो रही है I। और इन तीनों प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विभवांतर हैं वो V1 V2 और V3 हैं। तो V1 V2 और V3 का मान अगर हम ओम के नियम से ज्ञात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 के लिए हो गया IR1 और V2 के लिए हो गया IR2 और V3 के लिए हो गया IR3। और इसका जो टोटल विभवांतर हमारा आएगा, तो V इज इक्वल टू टोटल विभवांतर पूरे सर्किट में तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। हम V1 V2 और V3 के जो हमने मान निकाले थे उसको हम इसमें रख देते हैं। तो जब हम इनके मानों को रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाता है। तो ये बनता है V1, यानी कि V इज इक्वल टू IR1 IR2 और IR3। तो अब इसमें से चूंकि इसमें भी I है इसमें भी I है, I की वैल्यू इक्वल है, तो V इज इक्वल टू हो गया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो इस मान को हम उस समीकरण में रख देते हैं। तो यानी कि V की जगह पर हमने लिख दिया IR, तो IR इज इक्वल टू I कॉमन लिया था, R1 R2 R3 था। तो इस तरह से हमको जो R मिलेगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, I से I को हमने क्या कर दिया, ये हटा दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो I से I कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो लास्ट में फॉर्मूला बन के आया वो आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे
जो रिजल्ट निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि यदि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हैं, यदि हम उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रतिरोधों का जो टोटल प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये था श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में। तो दूसरा समांतर या इसको पार्श्व क्रम में संयोजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं वो एक ही सिरे से जुड़े रहते हैं, प्रतिरोध एक ही सिरे से जुड़े रहते हैं और इनमें जो धारा होती है वो अलग अलग होती है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान हो, यानी कि समांतर क्रम में जब संयोजन होता है तो उनका विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और यहाँ पर विभवांतर समान होता है। हम इसको और आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो जुड़े रहते हैं। वो किस तरह से जुड़े रहते हैं कि यानी कि एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं प्रतिरोध। इस तरह से प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं ये, तो यानी कि एक दूसरे के समांतर होते हैं और इनमें V की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है और I का मान इसमें I1, I2 और I3 होता है। तीनों में I का मान अलग अलग होता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और इन्हीं दो पॉइंटों से जुड़े हुए हैं और जिसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध है और प्रत्येक में जो धारा होगी वो अलग अलग धारा बहेगी। इसमें धारा का मान अलग होगा, इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा। तीनों में अलग अलग धाराएं बह रही हैं और इस तरह से जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसको हम कहते हैं समांतर क्रम में संयोजन। और समांतर क्रम में जो संयोजन होता है उसमें विभवांतर जो होता है वो इक्वल रहता है। इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है। तो तीनों में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। अब इसके डेरिव उसी तरह से हमने यहाँ पर लिया, इसमें जो है प्रतिरोध R1, R2, R3 हमने लिए जो समांतर क्रम में जुड़े हैं और तीनों में समान विभवांतर है और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I1, I2 और I3 है। तो अगर हम ओम के नियम से इसको करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको बनाएं तो V1 इज इक्वल टू आई आर 1 हो गया। तो V तो समान है तो I1 के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन आर 1 हो गया, I2 की वैल्यू V अपॉन आर 2 हो गई और I3 की वैल्यू V अपॉन आर 3 हो गई। अब जो टोटल धारा प्रवाहित हो रही है वो किस तरह से हो रही है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 का अगर हम मान रखते हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर 1, V अपॉन आर 2 और V अपॉन आर 3 हो गया। इन तीनों में से हम क्या करते हैं, V इसमें से यदि हम बाहर ले लेते हैं यानी कि कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2 और 1 अपॉन आर 3 बच जाएगा। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है, तो इसको हम आगे रखते हैं I का मान, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर इज इक्वल टू I की वैल्यू V अपॉन आर है और इसको अगर हम रखते हैं तो V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 हो गया। तो यहाँ पर भी V से V को यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 होता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जो टोटल प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में जोड़ने पर वह जो होता है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन है।